नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज का मुद्दा है ई टेंडरिंग का। पारदर्शिता और ग्रामीण विकास में रफ्तार के दावे के साथ लाई गई ई टेंडरिंग योजना को लेकर सरपंच लगातार विरोध कर रहे हैं। सरकार विरोध झेल रही है। सरपंच सरकार पर वित्तीय पावर कम करने, सरपंचों की शक्तियां घटाने के आरोप लगा रहे हैं। पंचायत मंत्री बबली के बयानों को लेकर भी सरपंचों का गुस्सा शिखर पर है। ऐसे में अधिकारियों से लेकर विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक हुई और अभी भी बैठकों का दौर जारी है। एक बार फिर सरकार के पुराने प्रस्ताव पर नई बातचीत हुई। सरपंचों को चंडीगढ़ बुलाया गया और सरपंच नहीं माने। सरकार को निशाने पर लिया गया। 17 मार्च को विधानसभा घेराव की रणनीति पर कायम रहने का ऐलान किया गया। साथ ही 2024 में सत्तासीन दलों को सबक सिखाने की चेतावनी भी दे डाली। ऐसे में सरपंचों की मांगों, सरपंचों के विरोध, ई टेंडरिंग और सरकार के प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी। ये रिपोर्ट आप देखिए। ई टेंडरिंग के साथ बड़े परिवर्तन का दावा कर रही हरियाणा सरकार सरपंचों को ई टेंडरिंग के फायदे समझाने और उन्हें मनाने में जुटी है। ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में हरियाणा के सरपंच लामबंद नजर आ रहे हैं। सरकार के मनाने के प्रयासों और सरपंचों की मांगों के बीच पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के बयान भी सरपंचों के गुस्से की बड़ी वजह हो चले हैं। लिहाजा सरपंच अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरपंचों और सरकार में बातचीत का दौर भी अलग अलग स्तर पर चल रहा है। कभी अधिकारी, कभी विभागीय मंत्री से घंटों बैठक चली तो सीएम भी सरपंचों से बात कर गतिरोध खत्म होने की उम्मीद जाहिर कर चुकी है। अब एक बार फिर से सरपंचों को चंडीगढ़ बुलाया गया। एक बार फिर से बातचीत हुई। पिछली बैठक के सरकार के प्रस्ताव पर सरपंचों को विचार करने को कहा गया, लेकिन सरपंचों ने न केवल इनकार किया बल्कि सरकार पर गुमराह करने के आरोप भी जड़ दिए। बिल्कुल अपनी अच्छी मानसिकता पे उतर आई है। सरकार हमारे साथियों पर कराने की कोशिश कर रही है। कभी कह रही ये बात कर रहे हैं, कभी वो मंत्री बात कर रहे हैं, कभी कोई बात कर रहे हैं। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम सभी के सभी साथी एक हैं और हम सरकार के बहकावे में नहीं आएंगे। सरकार हमें बहकाकर हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। जो 17 तारीख का विधानसभा का घेराव है, पहले हमें 2 दिन बिठा के रखा यहाँ पर बातचीत के लिए। उस टाइम भी ऐसे ही गुमराह करके रखा। आज भी सरकार की मंशा यही थी, लेकिन इस मंशा में सरकार कभी कामयाब नहीं होगी और हमारा आंदोलन ऐसे के ऐसे जारी है और 17 तारीख को हम लाखों की संख्या में विधानसभा का घेराव करेंगे। सरपंच एसोसिएशन प्रतिनिधि मंडल के आरोप है कि सरकार सरपंचों को ललकारने का काम कर रही है। आगामी रणनीति भी सरपंचों की ओर से बताई गई। आज जो सरपंच एसोसिएशन के डेलीगेशन को जो आज चंडीगढ़ बुलाया गया था, अधिकारियों द्वारा एक मैसेज था कि आप आएं और मुख्यमंत्री के साथ में आप बैठ कर के डिस्कस करें। आपकी समझ जो ही जितनी भी मांगे हैं उन पर बैठकर चर्चा की जाएगी। बाकी सरकार की ओछी मानसिकता को देखते हुए आज जो सरकार ने अपनी ओछी मानसिकता दिखाई है, ग्रामीण अंचल, हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण अंचल को, देहात को ललकारने का जो काम किया है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा। हर शिद्दत के साथ, बड़े संघर्ष के साथ में हम 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। और जो अपना अहंकार में लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं हरियाणा प्रदेश की जनता को, वो बड़े नादा हैं जो अपनी बुलंदियों पे गुरूर करते हैं। वो बड़े नादा हैं जो अपनी बुलंदियों पे गुरूर करते हैं। हमने चढ़ते हुए सूरज को भी ढलते देखा है। 2024 का चुनाव सामने आ रहा है। बिल्कुल ब्याज सहित हिसाब किताब चुकता करने का काम करेंगे और इन लोगों को गाँव में जब घुसने नहीं दिया जाएगा। और इन लोगों ने तो दूसरे वालों को कहकर के बुलाया है कि हम चंडीगढ़ की कुर्सी से हार चुके हैं, अब इसे कोई और आकर संभाल ले, जिन्होंने ग्रामीण देहात को ललकारने का काम किया है। जाहिर है ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल पर विरोध, बवाल और बैठक सभी जारी है। न सरपंच माने हैं और न ही सभी मांगे पूरी होने तक मानती नजर आ रही है। ऐसे में देखना ये है कि 17 मार्च को विधानसभा घेराव को लेकर किए गए ऐलान की तस्वीर क्या बनती है। क्या उससे पहले भी बातचीत होती है? सवाल ये भी कि सरपंचों की मांगे कितनी जायज थी। सत्तासीन दलों को चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी देना ये कितना उचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सरपंचों की मांगे क्या हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले सवाल आप जान लीजिए कि आज की बैठक के मायने क्या रहे। चूंकि कहा तो ये गया कि पिछले ही प्रस्ताव पर विचार करने के लिए चंडीगढ़ बुला लिया गया सरपंचों को। क्या है सरकार का सरपंचों को प्रस्ताव, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार कितना करने के लिए आगे कदम बढ़ा रही है, क्या ऑफर किया गया है, क्यों बातचीत से बात नहीं बन रही। क्योंकि कहा जाता है कि कोई जंग ही क्यों ना हो, उसका हल भी बातचीत से ही लास्ट में होता है, लेकिन यहाँ बातचीत से बात अभी तक क्यों नहीं बन पाई। सरपंचों की मांगे कितनी सही हैं, 2024 की चेतावनी देना कितना जायज है सत्तासीन दलों को, ये भी आज बात होगी। मांगे आप जान लीजिए। 73वें संशोधन की 11वीं सूची में सभी 29 अधिकारों को शामिल किया जाए, पूर्णतः लागू किया जाए। ई टेंडरिंग से हमें परेशानी नहीं है, लेकिन सीमा बढ़ाई जाए।
जो वित्तीय पावर सरपंचों को दी जाती है, जो पहले 20 लाख थी उसे 50 लाख किया जाए। जो पेमेंट है इन कामों से जुड़ी सरपंचों की ओर से 16 मांगों में लिखा गया कि वो सरपंच के माध्यम से हो। पूरे प्रदेश में सरपंचों के लिए टोल टैक्स फ्री हो। वेतन जो 3,000 है उसे 10 गुना बढ़ाने की मांग कर रहे हैं सरपंच, उसे 30,000 कर दिया जाए। राइट टू रिकॉल पहले आप विधायकों और सांसदों पर लागू करें, उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं पर। आंदोलन के दौरान आप जानते हैं हाउसिंग बोर्ड पर जो आंदोलन हुआ, धरना हुआ, उसमें जो FIR हुई है वो वापस हो। पंचायतों में कर्मचारियों की ACR लिखने का अधिकार सरपंचों को हो। किसी विभाग के जो अधिकार कर्मचारी हैं पंचायतों में वो सरपंचों के अंडर हों। काम में अगर खामियां पाई जाती हैं तो सरपंचों की टेक्निकल आदमी नहीं है तो एक्शन अधिकारियों के खिलाफ हो। तो ये वो मांगे हैं जो कि पिछली जो मुलाकात हुई सीएम से, इन मांगों को लेकर मांग पत्र, 16 मांगों का पत्र, 16 सूत्रीय आप कह सकते हैं मांग पत्र सीएम को सौंपा गया था। जो प्रस्ताव उस दिन था सरपंचों के सामने, अब सरपंच ये कह रहे हैं कि आज की बैठक में भी जब OP नरवाल से मिले, तरुण भंडारी से मिले, तो उसी प्रस्ताव पर बिना किसी बदलाव या बिना किसी दूसरे ऑफर के विचार करने को कहा गया है। तो प्रस्ताव में क्या है, सरपंचों को क्यों परेशानी है टेंडरिंग से, इनकी मांगे कितनी ठीक है, और 2024 की चुनौती या चेतावनी देना, तो क्या इसे राजनीतिक तौर पर प्रभावित विरोध न समझा जाए, सवाल ये भी। चलिए चर्चा की हम शुरुआत कर लेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं, कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरियाणा कांग्रेस से प्रवक्ता हैं बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं। जेजेपी प्रवक्ता अजय गुलिया जी हैं, प्रवक्ता इनेलो रजवन डहीनवाल जी, और साथ ही सरपंच एसोसिएशन से प्रवक्ता रफीक हथोड़ी जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है और शुरुआत रफीक जी आपसे करेंगे। अभी हमने आपको सुना, आप शेरो शायरी कर सरकार पर निशाना साधते नजर आए। सबसे पहले आप ये बताएं कि आज जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ हुआ, और सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें क्या कुछ प्रस्ताव है, क्या कहा गया कि सरपंचों को सरकार की ओर से। करना चाहूंगा, आज अधिकारियों द्वारा एक संदेश दिया गया था हरियाणा प्रदेश सरपंच एसोसिएशन की स्टेट बॉडी के लिए कि आप लोग आए और आप एक बार आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठकर पटल पर बात करें और इन समस्याओं का समाधान करने की बात करें। हमने कहा निश्चित तौर पर हम लोग पहले भी तैयार थे, हम लोग आज भी तैयार हैं, हम लोग आगे भी तैयार हैं। वार्ता के लिए कभी हमने मना नहीं किया, बिल्कुल आएंगे। कल हमारी बात हुई शाम को, तो हम आज सारे स्टेट बॉडी के 25 सदस्य आज चंडीगढ़ पहुंचे और बैठ करके डिस्कस हुई। हमारे सम्मानित अधिकारी साथी हमारे पास में आए और बातें सारी बैठकर हुई। काफी लंबी 3 से 4 घंटा मीटिंग चलने के बाद में अधिकारी दोबारा वहां से वापस जाते हैं और फिर संदेश लेकर आते हैं कि जो 11 तारीख को आपकी सीएम के साथ मीटिंग हुई थी उन्हीं पर अगर आप सहमत हैं तो आप आगे बात करते हैं, वरना तो शायद मुझे नहीं लगता गुंजाइश होगी। तो बड़ा ठेस पहुंचा सम्मान को। आज सरकार ने बार बार ग्रामीण अंचल के उन व्यक्तियों को जो सम्मानित व्यक्तित्व के धनी हैं, जो पंचायतों ने चुनकर भेजे हैं, एक इलेक्टेड बॉडी को ललकारने का काम किया है। आज प्रदेश के उस ग्रामीण अंचल को ललकारने का काम किया है जो ग्रामीण अंचल बड़ी शिद्दत और मेहनत के साथ में इन लोगों को दिन रात मेहनत कर चंडीगढ़ भेजने का काम करता है। आज जो बड़े पदों पर बैठे हुए जो सरकार चला रहे हैं, इन लोगों को इस लायक इन्हीं ग्रामीण अंचल के लोगों ने बनाया, इनको चुनकर भेजा कि आप लोग चंडीगढ़ जाएं और आप हमारे गांव की आवाज को उठाएं, हमारे गांव के अंदर नए नए आयाम स्थापित करें, आप हमारे गांव की उन्नति और विकास की बात करें, आप आवाज बने हमारे गांव की। और ये लोग आज काले कानूनों को गांव के ऊपर थोपने जा रहे हैं। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के काबिल नहीं है और इसका जवाब हम समय पर देंगे, निश्चित तौर पर देंगे और ब्याज सहित देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जब हमारी बातें नहीं बनी, हमने निश्चित तौर पर 17 तारीख को कॉल दे रखा है कि हम निश्चित तारीख को गांधीवादी तरीके से विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। ठीक है, मेरे साथी जी शास्त्री जी हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं कि आज बैठक के लिए बुलाया गया था, इसके पीछे क्या मकसद था? क्योंकि सरपंच तो ये कह रहे हैं कि पिछली बैठक में जो प्रस्ताव था उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, उस पर विचार कर लिए कह दिया गया सरपंचों को, और उससे पहले कहा ही गया था, जो कि इनका कहना कि अधिकारियों ने कहा कि सीएम से आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखिए ज्योति जी, संवाद एक माध्यम है जिससे समझने और समझाने का दोनों प्रक्रिया चलती है। कहीं भी इस प्रकार की बातें जो आज से पहले मैं 2 बातों के बारे में आपको जरूर टेंडरिंग का रेशो बढ़ाने की बात आ गई।
इसका मतलब अभी तक तो आप ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे थे, अभी ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे थे, अभी ई टेंडरिंग का आप रेट 20 से 50 लाख करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये चीज अभी समझने से परे है और कुछ लोग जो बीच में आते हैं वो बीच में आने के बाद इन लोगों को इन चीजों को समझने से दूर रखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अपने गांव में विकास करना है, काम करना है, और सरकार का भी दायित्व बनता है, सरकार भी जो पैसा बजट के लिए तय होता है विकास के लिए लगता है, और किसी भी माध्यम से लगे, कैसे भी लगे, कोई आदमी ऐसे कैसे किसी गांव के काम को खराब करके निकल सकता है? आज से पहले निकलेगा। मैं कितने विधानसभाओं के नाम गिनवा सकता हूं कि एक भी सरपंच ने 20 लाख से नीचे का काम कोई नहीं किया। मैं अपने इलाके के अनेक और किसी का विरोध ये नहीं आया अगर हमारे यहाँ काम गलत हुआ या काम कमजोर हुआ। ये अब जो स्थिति है, क्योंकि सरपंचों को समझ में आ गया कि ये टेंडरिंग व्यवस्था ठीक है, इसीलिए वो 20 से 50 लाख की ओर बढ़ रहे हैं। यदि ये टेंडरिंग गलत होती तो खत्म की बात क्यों नहीं होती? हाँ, सरपंचों की सबसे बड़ा पेच तो इसी बात पर फंसा है ना कि 2 लाख कर दिए गए कि कोटेशन पर 2 लाख रुपए के काम सरपंच करवा लेंगे। पहली नजर में लगता है कि शास्त्री जी कि ये सारा मामला पैसे से ही जुड़ा के, फिर इस पर चर्चा हो सकती है कि मांग कितनी ठीक है कितनी गलत है। देखिए, मैं ज्योति जी उस विषय पर सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, और गांव में जितनी आज के हरियाणा न्यूज के जो दर्शक है वो भी समझ रहे हैं इस बात को, और इतने भोले सरपंच भी नहीं है। हाँ। सरपंचों के प्रतिद्वंदी जो सरपंच आ रहे हैं चुनाव में, वो भी इस बात को अच्छे से जानते हैं, देश की जनता अच्छे से जानती है विषय क्या है और क्या बनाया जा रहा है। और इसके अंदर जो बीच के लोग हैं, जैसे रतौड़ी जी जैसे लोग आए हैं, ये भाषाई शब्दों से लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। अच्छा। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, यदि ई टेंडरिंग से कोई भी नुकसान देश के बजट को, देश के ग्रामीण अंचल को, जितना ग्रामीण अंचल के आप ठेकेदार हैं रतौड़ी जी, उन्हीं आपसे पहले भारतीय जनता पार्टी और जजपा के विधायकों को जिताकर केंद्र में भेजा है। ये वो वोट नहीं थे जो आपको वोट दिए, या वो वोट वो नहीं है जो आपको नहीं देंगे। ये वही ग्रामीण जनता है जिसके एक एक वोट की मोहर से हरियाणा की सरकार चल रही है। ये कैसे भूल जाते हैं आप लोग कि आपके वोटर अलग थे, ये वोटर अलग है? या 24 के अंदर आप चेतावनी देना चाहते हैं? ये चेतावनी देना चाहते हैं। बंदूक की नोक पर सत्ता नहीं चलती है। आप सुनिए उस बात को रतौड़ी जी, आप बंदूक के नोक के ऊपर जो शासन सत्ता को बदलना चाहते हैं वो ऐसा नहीं होती। ये चीजें सबकी समझ में आ गई। तुम्हारे जैसे बीच में जो आंदोलनजीवी लोग हैं वो समाज के अंदर उस वर्ग को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, देश के लोगों को, देश की व्यवस्था को ठीक नहीं करना चाहते। आप वही लोग जो किसान आंदोलन के विरोध कर रहे थे, आप वही लोग थे जो मैं 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का वीर सिपाही हूँ। आप किसके प्रवक्ता में जानता हूँ, आप मेरा बायोडाटा निकाल कर देखें। मैं आपकी नस को जानता हूँ, मुझे जानने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन आप जैसे लोग इस देश को, ग्रामीण अंचल को जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, समाज का पैसा, देश का पैसा लोगों को पूरा % लगना चाहिए, उसको नहीं लग देना चाहते और हर मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाकर और चुनाव की चैलेंज करना चाहते हैं। आप ये वो लोग थे जो किसान आंदोलन के बीच में खड़े होकर कितने निरीह लोगों के चलिए चर्चा को आगे ले जाते हुए दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर भ्रमित करने के आरोप लगा रहे हैं, गुमराह करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, सरपंचों की ओर से भी, सरकार की ओर से भी। रफीक जी आएंगे अब, मैं दूसरे जो प्रवक्ता हैं हमारे साथ उनको चर्चा में जोड़ने के बाद आएंगे आपके पास। आप मेरी बात पूरी होने दे ज्योति जी पहले। चलिए जल्दी कंप्लीट करें आप बात को, जल्दी करें। ज्योति जी मेरे सम्मानित साथी ने कहा कि आप सुनिए, सरपंच चुनकर आए हैं, आप जिस खून के सौदागर हो, जो चीज तुमने सुना है उनको जानते हैं हम सब लोग। शास्त्री जी आप सुनिए, आप लोगों को औकात को, आप लोगों की मानसिकता अरे सतगुरु शास्त्री जी आपकी बात आ गई सर, आप अगर नहीं रुकेंगे तो दूसरे हमारे मेहमान नहीं बोल पाएंगे। हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण अंचल की औकात को ललकारने का बात कर रहे हो शास्त्री जी? शास्त्री जी आप हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण अंचल की जहाज को ललकारने की बात कर रहे हो? हम मुंबई के हैं क्या? नहीं, हम मुंबई से आए हैं क्या? जिस गांव में तुम रहते हो उस गांव से ज्यादा लोग हम रहते हैं गांव के लोगों ने समय समय पर
तुम तो केवल आंदोलन जीवी हो, खून के सौदागर हो, पैसे के लिए आते हो, पैसे के लिए प्रवक्ता बनते हो। जब तुम्हें कुछ मिलता है तो बोलते हो, जब नहीं मिलता तो आप दोनों सुने अभी, शास्त्री जी आप भी सुने, रफीक जी आप सुने अभी। नहीं आप दोनों के अलावा 3 मेहमान और हैं चर्चा में, उनको अगर टाइम नहीं दिया तो उनके साथ ही जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि बहुत धैर्य से इंतजार कर रहे हैं। गर्ग साहब, 2 लाख की सरकार ने, 20 लाख पहले थे सरपंचों का कहना कि अब 50 लाख कर दिए जाएं, 25 गुना अधिक, या फिर आप 20 लाख की बात करते हैं तो 2.5 गुना अधिक। लगता है ये जायज है या फिर पॉसिबल है? सरकार तो चूंकि कहती है पारदर्शिता से काम करवाएंगे, ऑनलाइन काम करवाएंगे। ज्योति जी शुरू से ही सरपंचों की ये मांग रही है, ये 2 लाख रुपए विकास के नाम के सरपंचों का अधिकार दिया गया है, वो सरपंचों का अधिकार का हनन किया गया है। उन्होंने शुरू से ये मांग की है कि जो 20 लाख रुपए इसी सरकार ने 20 लाख रुपए किए थे, इसको बढ़ाया जाए, 50 लाख रुपए उनकी मांग है। ई ट्रेडिंग का उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने ये कहा ई ट्रेडिंग में कोई दिक्कत नहीं, हमारी जो 20 है इसका महंगाई के हिसाब से बढ़ाए। रुक जाओ यार शास्त्री जी, रुक जाओ, टेंडरिंग से इनको समझ में आ गया कि रुक जाओ, मेरे बड़े भाई रुक जाओ, सुन लो, किसी को बोलने दो। जहां शुरू से इन्होंने जितनी बार मीटिंग की है, सरकार के जो हमारे अफसर है, मंत्री के साथ मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हुई, इनका बयान भी आया। मैं यही कहना चाहता हूं भी देखो 2 लाख के अंदर तो आप देख लेना, गांव की जो नाली की रिपेयर नहीं हो सकती। तो सिस्टम क्या है, सरकार ने 20 लाख रुपए है, 50 ना करे तो नेगोशिएशन करके सरपंचों से बातचीत करके रास्ता निकाले। रास्ता सरकार ने निकालना है, या तो सरकार सरपंचों को समझाए या सरपंचों की बातों को माने, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। सरकार क्या है, लाठी डंडों से सरकार चलाना चाहती है। किस प्रकार सरपंचों को दुड़ा कर पंचकुला के चौक के ऊपर, चंडीगढ़ चौक के ऊपर हाउसिंग बोर्ड में दुड़ा को पीटा गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। इसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों को पीटा गया, हमारे एमबीएस के छात्रों को कुटा गया, किसानों को पीटा गया। मैं ज्योति जी बताना चाहता हूँ, जिसके पैर पे चोट लगी है, जिसके हाथ पे चोट लगी, किसी सिर पे लगी है, किसी कमर पे लगी है, वो भूलता है क्या? ये 6200 सरपंच नहीं, 6200 गांव वासियों पर ये सरकार ने लाठीबाजी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक तो सरकार बातचीत के लिए बार बार बुलाती है, फिर इनकी सुनवाई नहीं करती। हम तो ये करेंगे, बोला पंचायत की बात सर मत होते, पतलाना ओथे तो हुआ। इनका मंत्री क्या कहता है, बोला भाई अगर आप नहीं मानोगे तो मैं आपका सरपंचों का अधिकार उन पंचों को दे दूंगा। कभी कहते हैं भाई सरपंच जो है बेईमान है। अगर सरपंच बेईमान है तो सरकार के अंदर बैठे मंत्री ईमानदार, इसकी कोई गारंटी है क्या? सरकार के जो अधिकारी है, जो बीडीओ है, जेई है, एसडीओ है, एक्शन है, एससी है, ये ईमानदार है, इसकी कोई गारंटी है क्या? और यहाँ मुख्यमंत्री जी बात सुनिए, मुख्यमंत्री का बयान आया, पहले गांवों में सरपंचों की चलती थी कि पंचायतों को चलेगी। और पंचायत सरपंच को अलग है क्या? वही पंचायत, वही सरपंच, वही गांववासी। इनकी योजना क्या है, फूट घेरो राज करो। इनका शुरू से काम ज्योति ये रहा है। मेरी सरकार से अपील है, बातचीत करके समस्या का समाधान निकाले। ठीक है अजय गुलिया जी, अभी चूंकि एक तरफ तो देखिए बातचीत चल रही है, पिछली बैठक जब हुई बबली के यूं तो बहुत सारे बयान थे, अगर हम जिक्र करेंगे तो पूरी डिबेट केवल बयानों पर हो सकती है। लेकिन पिछली बैठक वाले दिन कहा गया कि विनाश के लिए सरपंच नहीं चुने गए हैं, विकास के लिए चुने गए हैं। तो अगर लोकतंत्र के तहत, अपने अधिकारों के तहत ये लोग प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं, तो क्या सरपंच विनाश कर रहे हैं, ये लगता है कि बबली को? नहीं देखिए ज्योति जी, बबली जी के बयानों के लिए पार्टी की तरफ से उनको स्पष्टीकरण भी उनसे मांगा गया और उनको बात की हिदायत भी दी गई कि वो सरपंचों के लिए, किसी के लिए भी, वो भी चुने हुए प्रतिनिधि है, सम्मानित व्यक्ति है, किसी के लिए भी, और जो चाहे चुने हुए ना भी हो, कोई और भी, तो सबके लिए शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। इस प्रकार की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए।
एक कभी मेरे कांग्रेस के साथी ने सरकार की बात कही कि फूट डालो शासन करो की नीति। ये मैं अपने कांग्रेस के साथी को बताना चाहता हूँ, ये नीति अंग्रेजों की थी भाई, और वो आज तो आपके अंदर भी है। अंग्रेजों की बात है, उससे 4 कदम आगे है। अंग्रेजों ने तो जुल्म नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी ने जनता के ऊपर कर रखा है। लूट मटार की आप वकालत करते हो भारतीय जनता पार्टी की मलाई खाने के लिए। अंग्रेजों की सरकार या कौन सी सरकार है? क्यों पीट रहे लोगों को? क्यों लाठी चार्ज कर रहे हो? क्यों डंडे मार रहे हो? दौड़ा दौड़ा के पीटते हो, झूठे मुकदमे दर्ज करते हो, फिर आप कहते हो हम सही बैठे हैं। आप अंग्रेजों की बात करते हो। अंग्रेजों का जुल्म तो नहीं किया जितना जुल्म ये कर रहे हैं। कोई बोल ले अरे बजरंग दास जी आप सुन लीजिए। इनकम टैक्स छोड़ देते। बजरंग दास जी आप ये तो देखें, जिन प्रवक्ता को टाइम दिया गया वो खुद ही चुप हो गए, लेकिन आप कांग्रेस और अंग्रेज तो कांग्रेस क्या करेगी? अजय जी शांत हो गए हैं। अजय गुलिया जी शांत होकर सुनने लगे, लेकिन गर्ग साहब आपको नहीं रोकना। तस्तरी में राज सौंप कर जो चले गए ना, वो जो राज सौंप के चले गए तो उनकी बड़ाई तो करो ही गए आप। राहत सौंप के चले गए। आप दोनों अभी रुकिए। अजय गुलिया जी, अजय गुलिया जी ऐसे अगर आप शांत हो ऐसे आप शांत होकर बैठेंगे तो आपको बोलने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। याद करो शहीदों के खून के कीमत ऐसे आप शांत हो जाएंगे तो आप बोल भी नहीं पाएंगे सर। देश के शहीदों के खून की कीमत आपने देश के विभाजन के साथ स्वीकार करके और इस देश को आधा आजाद करवाया, और वो अंग्रेजों तुम दोनों मिले हुए थे, उसके कारण से आधा अधूरा देश, उस आधा अधूरा देश आजाद हुआ था। हमारी आपस की अंग्रेजों की मित्रता के इसलिए तो भूल रहे हो। बजरंग दास जी आप विषय से डिरेल ना करें। अंग्रेज राज किसको सौंप के गए थे? अंग्रेज नहीं, जनता ने सौंपा। अंग्रेज राज अंग्रेजों को हराने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। अंग्रेजों को भारत से निकालने का काम किया है। क्या बात करते हो? आप कितना पिट्ठू नहीं देंगे अंग्रेजों के। गर्ग साहब आप बोल चुके हैं, अभी आप बोल चुके हैं। शास्त्री जी आप दोनों ये तो देखिए, मैंने जितने भी प्रवक्ता को टाइम दिया है बोलने के लिए, आपको कोई नहीं बोलने दे रहे हैं। नहीं गर्ग साहब ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं, आप किसी की नहीं सुन रहे। को देके गए थे शास्त्री जी, कांग्रेस को देके गए थे। शास्त्री जी, गर्ग साहब आप लोग चर्चा को नहीं चलने देंगे आगे। आप दोनों सुने। अभी अजय गुलिया जी बोले। आपके चैनल पर अंग्रेजों की बड़ाई हो, ज्योति जी आपके चैनल पर अंग्रेजों की बड़ाई हो, ये कैसे देश सुन सकेगा? क्या बात है? हरियाणा की जनता सुनेगी। जिन लोगों ने जिन लोगों ने हमने कुर्बानी दी है, हमने देश की आजादी के लिए जान की कुर्बानी दी है। आपने क्या किया? आपने कुछ किया? कांग्रेस को इसीलिए कि उसको तस्तरी में राज्य सत्ता मिली, वो अंग्रेज की प्रशंसा करेगी, लेकिन हरियाणा न्यूज तो इसके लिए बाध्य नहीं है ना। क्या करें, अंग्रेजों पर बात कर लें आज? हरियाणा न्यूज तो बाध्य नहीं है ना अंग्रेजों की प्रशंसा करने के लिए। मैं अलाउ नहीं करूंगी गर्ग साहब, आप लोग टाइम बर्बाद करने के लिए। गर्ग आप साहब आप केवल समय बर्बाद कर रहे हो। शास्त्री जी आपको वक्त दिया था, अंग्रेज के राज में भी इसके ऊपर आप माफी मंगवाओ ना इनसे कि अंग्रेज के राज में भी इतना आतंक नहीं था। आप अंग्रेज के गर्ग साहब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आप लोगों को म्यूट करवाने के अलावा। अभी रजवंत जी इंतजार कर रहे हैं, उनका पहला जवाब नहीं हो पाया कि अजय गुलिया जी को आप लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है सर। बात कंप्लीट कीजिए गुलिया जी। नहीं देखिए, मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि जो ये मैंने बात की थी वो बिल्कुल सही संदर्भ में है। अंग्रेजों की बात आने पे कांग्रेस के इतने प्रवक्ता चिढ़ क्यों गए? तो अभी भी अंग्रेजों से मदद मांगने गए हैं क्या? राहुल गांधी ने कहा नहीं अमेरिका में मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, आप विषय पर बात करें कम से कम। ये बहुत आसान है विषय से अलग बात करना। आप गर्ग जी ने टॉपिक को देखिए, इन्होंने विषय को पूरी तरह से अलग कर दिया, आके डिरेल कर दिया, आके उसी पर चर्चा करेंगे, समय बर्बाद होगा। ई टेंडरिंग को लेकर बात करें। देखिए ई टेंडरिंग पर मैंने आपको ज्योति जी आपके टीवी चैनल पर शुरुआत से इस मसले को लेकर के एक सार्थक चर्चा और बहस होती रहती है, और हमने जननायक जनता पार्टी का स्टैंड पहले दिन भी क्लियर था और आज भी है कि बातचीत से हल निकलेगा। और हम चाहते हैं कि सरपंच भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके पक्ष में फैसला हो। ऐसा नहीं है कि सरकार कोई वन साइडेड फैसला ले। बातचीत का दौर जारी है, कुछ बातों पर, कुछ मांगों पर बातें बनी है। अब देखिए, एक जैसे भ्रांति है वो कांग्रेस के लोग राइट टू रिकॉल, मैं आपको एक चीज बताऊं ज्योति जी, राइट टू कॉल रिकॉल ऐसे नहीं है कि कोई मंत्री पंचायत मंत्री कह देंगे और सरपंच को वापस बुला लेंगे।
जब उस गांव का 33% लोग लिख करके देंगे कि सरपंच को हटाया जाए, तब डीसी आदेश देगा वोटिंग के। और 67% लोग जब उस तो सरपंच सरपंच को ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि कांग्रेस भ्रमित कर देगी, सरपंच भ्रमित हो जाएंगे। आप उनके विवेक पर भी सवाल उठा रहे हैं। नहीं, विवेक पर भी ये सवाल तो ये कह रहे हैं गुलिया जी कि अगर सरपंचों पर लागू करना है तो पहले सांसदों और विधायकों पर लागू कर लीजिए। होना भी चाहिए, होना चाहिए, होना ही चाहिए, बिल्कुल। देखिए, जननायक जनता पार्टी किसी भी सकारात्मक विचार का और किसी भी कोई बदलाव को बिल्कुल विरोध नहीं करती है। अगर कोई सरपंचों पर चीज लागू है, अगर उसको विधायकों पर भी किया जाना चाहिए और सांसदों पर भी किया जाना चाहिए, ये सभी के लिए। देखिए, इस देश के अंदर कानून तो जो प्रस्ताव, मैं एक सवाल और पूछते हुए आगे बढ़ूंगी, फिर जो प्रस्ताव सरकार ने दिया है, क्या उसमें कहा गया है कि हाँ, राइट टू रिकॉल हम विधायकों और सांसदों पर भी लागू करेंगे? नहीं, देखिए, सरकार की तरफ से ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया गया। ज्योति जी, मैं आपके टीवी चैनल पर बात करके कोई गलत जानकारी, तो अब सरकार के जो फैसले हैं, सरकार का जो प्रस्ताव है, जो सरकार की लाइन है, उससे अलग बात कैसे करते हैं? मुझे समझ नहीं आता। मैं ज्योति जी, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, मैं जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे आप तो जननायक जनता पार्टी ही तो सरकार का हिस्सा है जी। आप लोग सत्ता का हिस्सा हैं, आप लोग गठबंधन के साथी हैं, और ये विभाग तो आप लोगों के कोटे में है, जेजेपी के कोटे में है। नहीं, मैं बिल्कुल वही तो बात कर रहा हूँ, विभाग कोटे में है, लेकिन कोई भी फैसला प्रदेश के अंदर कैबिनेट मिलकर के लेती है। अगर ये फैसला हुआ है तो इस पर बातचीत हो रही है, सरपंचों के साथ बातचीत हो रही है। पहले जिन बातों को लेकर के सरकार ने कुछ उनकी बातें मानी थी, सरपंच अब कह रहे हैं कि हमारी ये बातें और मान ली जाए। हो सकता है, मैं आपके सामने में जब इस विषय को लेकर के जब डिबेट हुई थी, मामला बिल्कुल गर्म था, जब भी एक बात कही थी कि बातचीत से ही इसका हल निकलेगा और दोनों पक्ष बैठ करके, सरकार बिल्कुल भी एडमेंट नहीं है, दोनों पक्ष बैठ करके बातचीत करेंगे और मेरा ये मानना है कि अगली 1-2 मीटिंग में इसका हल निकल आएगा। ठीक है रजन जी, सरकार तो उम्मीद कर रही कोई हल निकलेगा, लेकिन आज भी बैठक हुई, इससे पहले भी बैठक हुई थी, कोई समाधान निकलता नजर नहीं आता। देखिए ज्योति जी, समाधान तो सरकार को ही निकालना है, और सरकार के साथ साथ आज जो लोग यहाँ पर बैठकर अभी बात कर रहे हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं सरकार आज गठबंधन की है, और गठबंधन के जो साथी हैं कहीं ना कहीं सरकार की जो भूमिका है उससे असहमत है। एक तरफ अगर संगठन की बात करें तो संगठन ये कहता है कि जो सरपंच है उनसे बात की जानी चाहिए और बात करने के बाद ही समाधान निकाला जाना चाहिए। जहां पर दूसरी ओर पंचायत के जो पंचायत मंत्री हैं या डिप्टी सीएम है या सीएम साहब है, वो किसी भी हाल में ई टेंडरिंग के ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाह रहे, वो ई टेंडरिंग को समझाना चाह रहे हैं। जबकि अगर बात करें जेजेपी के राष्ट्रीय सुप्रीमो की अजय चौटाला की या दिग्विजय चौटाला की, या जो बैठक की उसमें घंटों सुना के सरपंचों को डिनर का इंतजाम भी किया गया हरियाणा निवास में, उसके बाद भी सीएम ने बड़ी धैर्य से सुना के जो देखिए जो चीजें हैं वो तो हैं, उनको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। आपने एक चीज नहीं सुनी, सीएम ने ये भी कहा था कि अगर कोई खराबी खामी लगती है तो हमारे पास आए, हम सुनेंगे, लेकिन क्या आप उस पर विचार करेंगे। जी नहीं, अगर सुनने की बात आ रही है तो शुरू से जिस दिन से पहला दिन था 3 दिसंबर को इन्होंने शपथ ली थी, तो उसके बाद से ये धरने पर बैठे हैं। इतना अगर सुनने की बात थी तो इतने लंबे समय की क्या जरूरत थी? 4000 सरपंचों के ऊपर मुकदमे दर्ज करने की क्या जरूरत थी? उन पर लाठियां भांजने की जरूरत क्या थी? पानी की बौछारें, मतलब क्या एक चुने हुए प्रतिनिधि को इस प्रकार बेइज्जत करके उन पर लाठियां भांज कर, वो सरपंचों के ऊपर लाठियां नहीं चलाई, वो उन गांव के ग्रामीणों पर जो जिनने उनको चुनकर भेजा है उनके ऊपर भी लाठियां चलाने का सरकार ने काम किया है। और उनके बाद अगर फिर सरकार ये कहती है कि अब आ जाओ, आपके ऊपर मुकदमे भी दर्ज कर दिए, लाठियां भी चला दी, आपको बेइज्जत भी कर दिया, अब हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, और बोला आपको समझ, जो चीज अभी बार बार सरकार क्या कह रही थी कि ये बहकाए हुए लोग हैं, ये समझ नहीं आ रही, ये विपक्ष के बातें करते हैं, विपक्ष के चंगुल से निकल कर आए हैं, विपक्ष इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो आज ये क्या विपक्ष उनको सपोर्ट नहीं कर रहा? ये सरकार की बातें देखिए ना कहीं सरकार अपने जो फैसले लेती है उसमें कहीं कंफ्यूज होती है। अगर शुरू वाले दिन अगर सरपंच कोई बात लेके जाते हैं तो बात उस समय भी होनी चाहिए थी ना कि भाई अगर सरपंचों की मांग जायज है और चुने हुए प्रतिनिधि है, सरकार उनको निमंत्रण देती, उनसे बात करती, तो ये मामला इतना नहीं बढ़ता। अब तो बात कर रही है सरकार उसको तब तक देखती है। तो अब जो पहले है उसकी तारीफ करेंगे कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए, उन पे मुकदमे भी दर्ज कर दिए क्या? जी बिल्कुल मान लेता हूं, देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल मान लेते हैं। क्या सरकार के नुमाइंदे हैं या सरकार है या मुख्यमंत्री जी है जो सरपंचों पे जो लाठीचार्ज हुआ है, जो मुकदमे दर्ज हुए उसको लेकर माफी मांगेगी?
बात ये नहीं है। गांव समाज में एक चीज आती है, थप्पड़ मार के किसी चीज का समाधान निकाल के, पहले तो थप्पड़ मार दे, घर बुला के थप्पड़ मार दे, फिर उसके बाद उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगे, उस चीज को क्या कहेंगे आप? चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हुए क्या कहेंगे? वही चीज चल रही है यहाँ पर। आज सरपंचों को जिस प्रकार से बेइज्जत की गया है, और उसके बाद आप कह रहे हैं बात करेंगे। और दूसरी बात, नया बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जब भी प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हैं, भी होता है, लाठियां भी चलती हैं, बल प्रयोग होता है, मुकदमे भी होते हैं, वापस भी हो जाते हैं, उनको लेकर आगे भी नहीं। ये ऐसा नहीं कि सरकार समझ में आ गई, सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। नहीं होना चाहिए था, स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए थी, लेकिन ये नया नहीं है। ये ऐसा नहीं कि आप लोगों की सरकारों में नहीं हुआ। तो क्या इस चीज के लिए सरकार के प्रवक्ता बैठे वो गलती स्वीकार करते हैं? चलिए उनसे पूछेंगे इस बात को। रफीक जी, आप पर आरोप लगे, अभी शास्त्री जी कह रहे थे कि आप जैसे लोग भ्रमित कर रहे हैं, आप जैसे लोग गुमराह कर रहे हैं सरपंचों को। सबसे पहले तो मैं, शास्त्री जी हमारे सम्मानित व्यक्ति के धनी है। एक तो ये पॉलिटिकल अखाड़ा नहीं है हमारा, जिस तरीके से ये आपस में इसको पॉलिटिकल अखाड़ा बना रहे हैं। देखो, सियासत की बातें तो ये लोग जानते हैं, हम लोग सियासत की बातें नहीं जानते। हम तो मोहब्बत के साथ लोगों के दिलों को जीत कर इस मुकाम पे पहुंचते हैं और मोहब्बत से फतेह करते हैं लोगों के दिलों को। हम नंबर सियासत की बात तो आप लोग भी कर रहे हैं कि 2024 में सबक सिखा देंगे, ये कैसे, ये मोहब्बत की बात है फिर? बिल्कुल, हाँ, मैं बिल्कुल ज्योति जी उस पर भी आऊंगा, मैं उस पर भी आऊंगा। नंबर 1, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि चला करता था, अब गांव के लोगों का राज चला करेगा। शायद ये पता नहीं, ये वो सरपंच भी उसी गांव का व्यक्ति है। वो गांव के जो लोग हैं उन्हीं के बीच से, वो उनका भाई है, उनका बेटा है, उनका भतीजा है। हम लोग बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ में जब गांव से एक कैंडिडेट को चुनकर भेजते हैं, इलेक्शन बॉडी के कैंडिडेट को चुनकर भेजते हैं, तो आप जाओ और गांव के लिए आप नए नए आयाम स्थापित करो, गांव के लिए आप एक अच्छी व्यवस्था लेकर आओ, गांव के को विकास से जोड़ने की बात करो, तब उसको चुनकर भेजते हैं और वो उसके अधिकारों का हनन होता है। हमारी ही चुनी हुई सरकार जिसको हमने यहाँ तक पहुंचाने का काम किया और इस गद्दी पे बैठाने का काम किया, वही थोपने की बात करती है, जो किसी भी कीमत पर गांव देहात को ये गवारा नहीं है। नंबर 3, मेरे साथी ने कहा कि आप जैसे लोग भ्रमित कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो अपने सम्मानित साथी को एक बात बता देना चाहता हूं। मैं हथौड़ी प्रधान जिला सरपंच एसोसिएशन का नूह का अध्यक्ष हूं और हरियाणा सरपंच एसोसिएशन का प्रदेश प्रवक्ता हूं। मेरा बायोडाटा निकाल लें, मेरी रिपोर्ट ले लें नूह से। मैं भारतीय जनता पार्टी का वीर सिपाही हूं और मैं इस सरपंची के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी की रोशनी में जीत कर आया हूँ। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन जीत कर आया हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं आज का कार्यकर्ता नहीं, कभी जुड़ा हूँ। पिछले 10 साल से कंटिन्यू मैं भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, मेरे साथी ने कैसे कह दिया कि मैं लोगों को भ्रमित करने की बात कर रहा हूँ। ये पूरे देहात का दर्द है, पूरे हरियाणा प्रदेश सरपंचों का दर्द है। आज ये लोग उनके सम्मान को, उनके स्वाभिमान, ई टेंडिंग से, आपने कहा ई टेंडिंग हमारा ई टेंडिंग ही मसला नहीं है। हमारे 29 अधिकार 73 संशोधन 11वीं सूची के अंदर शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, ये जितने भी हमारे अधिकार तो मैंने ग्राफिक्स के जरिए दिखाया था, मैंने शुरुआत में। हमने क्या मांग रहे हैं? हम कुछ पत्र से अलग करके नहीं मांग रहे। हमारे जो संविधान है वो गांधीवादी तरीके से मांग रहे हैं। क्या हम हमारे अधिकार मांगने का हक नहीं है? क्या हम अपने अधिकार नहीं मांग सकते? क्या हम अपने अधिकार मांगने जाएंगे और अपनी आवाज को बुलंद करने जाएंगे? शास्त्री जी, क्या हमारा वाटर कैनल से स्वागत किया जाएगा? क्या गोलियों से, क्या लाठियों से हमारा स्वागत किया जाएगा? हम सम्मानित व्यक्तित्व के धनी हैं। ये सरपंच अच्छा प्रवक्ता पकड़ कर लाए के अंदर सरपंचों को लाठीचार्ज करने का काम किया, पानी की बौछार करने का काम किया। इन्होंने उन सरपंचों पे नहीं किया, इन्होंने गांव देहात के उन जिम्मेदार लोगों को, व्यक्तित्व के धनियों को ललकारने का काम किया था। इन्होंने गांव की चौधर को ललकारने का काम किया था। बात चली थी अंग्रेजों की। मैं ज्योति जी बात बता देना चाहता हूं, जब ग्रामीण देहात के जवानों ने शहीद होकर के इस देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दर्ज कराया था, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जो इस सोच को लेकर आएगा, जो इस सोच को शास्त्री जी, ठीक है, आपकी बात हम तक आ गई है। आपकी बात, आज प्रदेश, आपकी बात यहाँ पूरी होती है। आपकी बात, आपका बात यहाँ पूरा होता है। अच्छा शास्त्री जी, आपने तो कहा कि इन जैसे जो लोग हैं, जो सरकार और सरपंचों के बीच इन जैसे जो लोग हैं, जो आपने कहा था, ये भ्रमित कर रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि सरकार सरपंचों को दो फाड़ करने का, उनको भ्रमित करने का या उनमें फूट डालने का प्रयास कर रही है। निश्चित तौर पर, बिल्कुल। ज्योति जी, अब इस विषय में राजनीति नहीं है, ये कहीं दूर दूर तक भी
इस पर आप सुनिए अरे रतोड़ी जी सुनिए, आप लोगों का जो धंधा पानी है वो समय समय पर मिलता रहता है, इसलिए नीचे नीचे ये काम करते रहते हो आप लोग। नहीं, मुझे आप ये समझाएं कि अगर इनका ये धंधा पानी है सर, तो इनको बड़े सम्मानित ढंग से चंडीगढ़ में बैठक के लिए क्यों बुलाया जाता है? तो बीजेपी का भी तो हुआ। नहीं, मैं एक हरियाणवी होने के नाते समझना चाहूंगी। आप सुनिए हथौड़ी जी, अगर ये लोग भ्रमित कर रहे हैं, ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं, नहीं हथौड़ी जी आप सुने अभी, तो इन लोगों को इन्वाइट किया जाता है कि आप लोग आए बैठक तो अपने भाई ना, ज्योति जी है तो अपने भाई ना। अच्छा, ज्योति जी है तो अपने ही भाई, अपने देश के नागरिक हैं। अच्छा, इस देश के अंदर महाभारत हुआ तो भी तो अपने ही लोग तो थे ना। आज भी देश को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए जो योजनाएं बनती है वो इन्हीं लोगों के यहाँ बनती है। इन लोगों ने कौन से सुधारवादी कामों को आगे बढ़ाया? और जो अंग्रेजों की बात लेकर चले थे, अरे आरएसएस के लोगों को तो सत्ता नहीं सौंपी थी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर इस देश के लिए वही तंत्र मंत्र गढ़ा जो अंग्रेज चाहते थे। और जब सुधार की कोई बात आती है तो आप लोग उसी प्रकार विरोध करते हो जिससे ये देश आगे ना बढ़े, क्योंकि तुम्हारी जड़ें देश के अंदर नहीं है भैया, तुम्हारी जड़ें चाइना के बीच में है, तुम्हारी जड़ें कम्युनिस्टों के बीच में है। इसलिए इस देश की मिट्टी से प्यार नहीं है। इस देश की सत्ता के साथ जब से जो सेवा की जा सकती है वो तुम नहीं करना देना ठीक है, आप ये बता दें फिर शास्त्री जी, ये लोग देश के नागरिक हैं, हकदार बनना चाहते हैं। ठीक है, ये लोग देश के नागरिक हैं, इस नाते आप लोग बुला लेते हैं। नहीं, आप प्रश्न तो सुनिए, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। अगर इन लोगों का, ये लोग भटकाने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इनका अपना धंधा पानी आपको समझ आता है, तो ऐसा तो नहीं कि इन लोगों की बातों को मानकर कोई सुधार आप लोग कर देंगे, इनकी मांगे आप लोग सुन लेंगे? आप ये कहेंगे कि इनकी बातें हम नहीं सुनेंगे क्योंकि इनकी मंशा ठीक नहीं है? देखिए राजनीति नहीं, देखिए ज्योति जी, मैं एक बात मान के चलता हूं कि इस देश के अंदर सत्ता लोकतंत्र से आती है, जनता के चुने हुए लोग इस देश पर शासन सत्ता करेंगे। कांग्रेस का थोड़ा सा कालखंड छोड़ दे तो इस देश ने अपने वैभव की ओर बढ़ा है, लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं आया। जिस प्रकार कांग्रेस सत्ता से बाहर होगी कांग्रेस का तो कालखंड बहुत बड़ा था सर, लेकिन ये लोग भी जब भी आते हैं तो भाई तो है ना, ये भाई तो है ना। बीजेपी सत्ता में आते ही देश खतरे में आ गया, सत्ता के खतरे में आ गया था। कांग्रेस जब रहती है तो ये भी गुड़ की भेली के कहीं ना कहीं भोरे के हिस्सेदार बन जाते हैं। लेकिन भाजपा के अंदर गुड़ की भेली फूटती नहीं है भैया, गुड़ की भेली उसी के पास जाती है जिसकी है। इसलिए आप चिंता मत करो, इस देश के अंदर जो डायरेक्ट पेमेंट का सिस्टम मोदी जी ने इस देश के अंदर लागू किया, इसलिए बिचौलिए खत्म हो गए। अब शासन सत्ता की जो बात है उसमें आप जैसे बिचौलियों की जरूरत नहीं है। सरपंच भी समझ रहे हैं, जो आज तक विरोध कर रहे थे कि भाई टेंडरिंग नहीं होना चाहिए, आज वो मान भी गए, आज उसका रेट बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब समझ में तो आएगा, और हम इनके दिमाग में भी बार बार कोई बात डालेंगे बार तो ठीक है, लेकिन 50 लाख से 2 लाख पर कैसे लाएंगे? 50 लाख से 2 लाख पर कैसे लाएंगे सर? ई टेंडरिंग नाम से दिक्कत नहीं है इन्हें, ये सबसे बड़ा पेंच पैसे पर ही फंसा गया। आप भी जानते हैं, आपने पिछले जवाब में कहा ये बात घूम फिर कर पैसे पर ही आती है, सरपंचों को कितना पैसा दिया जाएगा कि वो काम करवा पाए। अब ये नहीं कि ई टेंडरिंग के लिए तो हम मान गए, लेकिन राशि 50 लाख कर दी जाए। अब आ जाएगी ना, धीरे धीरे तो वो सब चीजें समझ में आएंगी। आगे केवल 20 लाख से तो गांव का काम चलने वाला नहीं है, या हो सकता है आगे 5 साल में 1 साल की भी लगाए, 5 साल की तो बड़ी बात है। मैं इस हरियाणा की विधानसभा के गांवों के नाम बता सकता हूं जहां 20 करोड़ रुपया लग चुका है, तो 50 लाख के क्या मायने हैं ज्योति जी? गांव के अंदर पैसे की मांग करें ना ये लोग। चलिए बजरंग जी कुछ कहना चाह रहे हैं गर्ग साहब, आपको शास्त्री जी की बातों से दबाव करिए ना उसके ऊपर। शास्त्री जी की बातों से ये लग रहा है कि सरकार तो अडिग है, ई टेंडरिंग पर अडिग है, बिचौलियों का सिस्टम खत्म किया जाएगा, पैसा सीधा विकास के लिए लगेगा। भले ही विपक्ष कुछ कहता रहे या सरपंच एसोसिएशन कुछ कहती रहे, टेंडरिंग पे तो सरपंच भी सहमत है, हम भी सहमत हैं। सरकार बैकफुट पर आती, ठीक है सर, ठीक है, आप कह चुके हैं, अभी सुने। सरकार बैकफुट पर आती नजर नहीं आ रही, आज की चर्चा से कम ही लग रहा है। ये बिल्कुल तानाशाही सरकार है। वो कहती है हर चीज का प्रयोग करते हैं ये लोग, अगर कोई इनकी बात ना माने तो लाठी डंडे पर उसका दबाव बनाते हैं। पहले बुलाते हैं, फिर पीटते हैं, फिर मल्लम लगाते हैं, फिर कहते घर जाओ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कहते सीधे खाते में जाएंगे,
फरीदाबाद में 200 करोड़ का घोटाला हुआ ई ट्रेडिंग के माध्यम से ही। टेंडर भी हुआ, काम भी नहीं हुआ, पेमेंट भी होगी। वो सीधे पेमेंट किसके खाते में चली गई, इनसे पूछ लीजिए। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने खर्ची प्रतिबंध कर दी। अरे वो टेचियों में जो करोड़ों रुपए आ रहे हैं वो बंद करने की जरूरत है। वो 2 रुपए की खर्ची पर्ची की वैल्यू नहीं रही। आजकल तो आपके सरकारी अधिकारियों के पास सीधे टेचियों में पैसे जाते हैं। हरियाणा का एक भी ऐसा सरकारी विभाग बता दो जहां पर बिना सेवा शुल्क, बिना रिश्वत लिए काम होता हो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, चिट्ठे खोल सकता हूँ, एफिडेविट दे सकता हूँ कौन महकमे में कैसे कैसी स्थिति होती है। और जहां तक बात करते हैं विकास की, 20-20 करोड़ रुपए लगे हैं, 2.25 साल से ऊपर हो गए, काम में विकास, गांवों में कोई विकास नहीं हुआ। सड़कें टूटी पड़ी है, नालियां टूटी पड़ी है, सफाई व्यवस्था नहीं है। क्यों? गांव में पंचायत नहीं थी, चुनाव नहीं करवाए। हाँ, मैं शास्त्री जी बात का समर्थन एक बात कहूंगा, शास्त्री जी बात बड़ी सही कही, 20-20 करोड़ के काम हुए, करोड़ों के काम हुए हैं, कागजों में हुए हैं, पेमेंटें होगी, करोड़ों का घोटाला जरूर कर लिया, धरातल पर काम नहीं है। गांव में चेक करवा लो, हरियाणा न्यूज की टीम भेज दो। मैं तो ऐसी जगह बताऊंगा, गांव नहीं जो शहर गांव के अंदर आते हैं। आदमपुर ज्योति, आप खुद आदमपुर थे इलेक्शन के अंदर, वो देखो शहर है जहाँ चुनाव था, वो ग्राम पंचायत के अंदर आता है, हालात देख लो। सड़कें टूटी पड़ी थी, पानी के जगह खड्डे थे, सफाई व्यवस्था नहीं थी। बात ये करते हैं विकास की। मैं तो एक ही अपील करूंगा, देखो ये गांव की पंचायत जो है जनता चुनती है। जिस प्रकार विधायक चुने जाते हैं, लोकसभा सांसद चुने जाते हैं, उसी प्रकार गांव की जनता सरपंच चुनती है। उनका एक उद्देश्य होता है, सरपंच है, पंच है, गांव के जो ग्रामीण वासी है, आपसे मिलजुल कर विकास कार्य करवाते हैं। मान लो थोड़ी सी कमी होगी, सरपंच भी पकड़ लेंगे, भाई कच्ची ईट लगा दी, 2 नंबर की ईट है, ये सीमेंट हल्की है, ये काम गलत है, काम रोको। इन्होंने ई ट्रेडिंग में मानो ठेकेदार ठेका दे दिया, ना तो सरपंच की सुनेगा, ना पंच की सुनेगा। नहीं, सरपंच रोक सकता है काम को। मैं ये बताना चाहता हूँ ज्योति भी ली जाएगी। नहीं लगा कि गलत सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है सर, जो बातें लिखी, जो लिखित में यही बताना चाहता हूँ ज्योति जी, ये गुमराह कर रहे हैं आपके सामने। मैं ये बताना चाहता हूँ, एक ठेकेदार ने बिल बना के दे दिया, 20 करोड़ का काम हो गया, बिल दे दिया, उसकी पेमेंट के लिए चेक पे साइन सरपंच ने मारने होंगे। 1 हफ्ते के अंदर साइन नहीं मारेगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो सरपंच बताए, लेकिन मैं फैक्चुअली जो गलत है मैं नहीं जाने दूंगी इसे चर्चा में। अगर कोई ऑब्जेक्शन है, कोई आपत्ति है तो क्यों है, सरपंच बताए, नहीं ज्योति जी सुना जाएगा, उसे कंसीडर किया जाएगा। हाँ, बिना कोई आपत्ति बताए सरपंच अगर उस पर साइन नहीं करते हैं, उसके बाद की स्थिति बनती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिना आपत्ति हो चेक पर साइन क्यों नहीं मारेगा? आपत्ति होगी जब भी साइन नहीं मारेगा। दूसरी बात, आपत्ति तो पहली पौधी, तो आपत्ति को बताने में क्या आपत्ति होगी? बताएगा, काम भी रुकवाने की कोशिश करेगा, मगर उसे पता है उसकी कोई चलने वाली नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपत्ति उन्होंने भी कर रखी है कि हमारी पावर 2 लाख की क्यों कर दी, 20 लाख की आपने पावर की हुई थी, आपने कम क्यों कर दी? आज ही सुनाई नहीं, आप देखिए बाद में कौन सुनाई करेगा? ना तो सरकारी अधिकारी सुनने वाला, ना सरकार सुनने वाला, ना मंत्री सुनने वाले। मंत्री तो आज भी उल्टा बोलता है, आपके सामने खुलेआम बोलता है, हम पैसे खाने नहीं देंगे, ईमानदारी से काम करवाएंगे। सरपंच पैसे खाने चाहते हैं, हम बिचौलिया हटा देंगे। इसमें कौन सा बिचौलिया आ गया? सरपंच बिचौलिया है क्या? सरपंच जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, कोई दलाल नहीं है। बिचौलिए दलाल होते हैं। कांग्रेस इनेलो छोड़ो मेरा बाबा, दलालों की बात तो सबको पता, दलाल कौन है, मलाई कौन खा रहा है, आप ईमानदारी से बता दो। मैं कांग्रेस ने शुरू की थी, मैं बताता हूँ, आप यहाँ बता दो, गांवों में काम जो हो रहे हैं, गांवों में काम जो करवाओगे, 20% कमीशन वीडियो से लेके जेई एक्शन ऊपर तक जाता ही नहीं जाता, मंत्री तक जाता नहीं जाता। बोलो आप, और चिट्ठे खुलवाने हो, सारे सरपंच से एफिडेविट दुआने ली क्या? मैं मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। आज तक मुझे किसी ने कहा नहीं है कि इतना % कमीशन देता,
और जाता है तो बताइए, मैं उनका वकील बनूंगा, मार्केट कमेटी मैं वकील बनूंगा। अगर मार्केट कमेटी में कि जेई से लेकर ऊपर तक जाता है, वो एक भी आदमी लेकर बताइए मुझे अगर हमसे कमीशन लिया। आप एक भी व्यक्ति के लायक बताइए। सरपंचों के प्रवक्ता बैठे हैं और आप बैठे हो और रजन डेहनाल बैठा है। आप बताइए आपके रिश्तेदार, यार दोस्त, मित्र, रिश्तेदार होंगे, कितने लोग होंगे जो ये कहे कि मेरे से जेई ने, एसडीओ ने, बीडीओ ने कमीशन जाता है मंडियों में पर बोरी गेहूं सेल के ऊपर आप बताइए, आपका फैक्ट्री पैसे लेता है। बताइए, आपका फैक्ट्री पर गेहूं बोरी के ऊपर गेहूं, धान, सरसों सेल मैं कह रहा हूँ कि आप लिख कर दीजिए। कोई भी भटका दिया ना, आपका पैसा लेता है। बजरंग दास जी अभी आप सुने। नहीं, आप ऐसे बचकर निकल नहीं सकते, आप बचकर नहीं निकल सकते बजरंग जी। या तो बात कहो मत कहो तो उसका प्रमाण दो, और उसको होने बात होती है। हरियाणा न्यूज जो है वो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं इसको, और उसके ऊपर आरोप लगाकर ऐसे। ज्योति जी समय आज बहुत कम दिया, क्या समय देखिए सर, अगर ऐसे ही आप लोग ऐसे ही हल्ला करते रहे तो दूसरे प्रवक्ताओं को समय नहीं मिल पाएगा। नहीं बजरंग दास जी, आप बोलने लग जाते थे, रुकते नहीं आप। शास्त्री जी आप भी सुने, नहीं आप दोनों सुनिए, अभी ये बिल्कुल कोई तरीका नहीं है। रजन जी आएंगे आपके पास। गुलिया जी 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी गई है, 2 ही दिन बाकी है, लगता है कि सरकार कोई बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाल पाएगी। नहीं, सरकार की तरफ से प्रयास जारी है। मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ ज्योति जी इसको लेकर के कि उससे पहले बातचीत में निकलेगा। और मैं एक चीज और कह रहा हूँ, देखिए ये ना सिर्फ सरपंचों का बल्कि हरियाणा प्रदेश के लोगों का डेमोक्रेटिक राइट है, अगर वो अपनी किसी मांग को लेकर के अगर सरकार के साथ उनकी विचार भिन्न है और वो अगर इस प्रकार को कोई विरोध करना चाहते हैं तो वो कोई। गुलिया जी मैं हैरान हूँ, आप भी शास्त्री जी, आप दोनों गठबंधन की साथी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, आप इतना सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चल रहे हैं सरपंचों के लिए। शास्त्री जी कहते हैं कि हम तो बिचौलियों वाला सिस्टम खत्म करेंगे, बीजेपी प्रयास कर रही है, सरकार प्रयास कर रही है, पारदर्शिता लाई जाए। ये क्या है फिर गठबंधन एकमत नहीं है, दोनों पार्टियां एकमत नहीं है। ज्योति जी नहीं, एक मिनट है। नहीं आप डिफेंड कर रहे हैं टेंडरिंग को, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, सरकार का ये बीजेपी का स्टैंड है। आपने इन्हीं लोगों से चर्चा करने के लिए डिबेट रखी थी, तो फिर दूसरे साथियों को जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। नहीं रफीक जी, मैं देखिए अगर आप देखेंगे तो मैं सभी को टाइम दे रही हूँ, मतलब आपके 2 उत्तर हो चुके हैं, आपके 2 जवाब हो चुके हैं सर। अब 5 मिनट सर आप समझेंगे, आप भी समझेंगे, सभी को समय मिलेगा सर, आप थोड़ा देर ही रखिए। मेरा एक ही बार नंबर आया है, आप ये भी रजवंत जी से तो एक ही उत्तर पूछा है अभी, और मैं बार बार ही कहती हूँ आप लोग जितना चिल्ला चिल्ली करेंगे उतना ही टाइम नहीं मिल पाएगा दूसरों को। गुलिया जी बात पूरी कीजिए। तो अगर हम कानून के पालन कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे साथ नाइंसाफी करेंगे। मैं सर मेरी परेशानी आप में से कोई नहीं समझेगा, मैं तो इनसे भी कह रही हूँ कि आप लोग अपने समय में बोले। अजय जी बोले। नहीं बात ये नहीं है, अगर हम शांति प्रिय तरीके से अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो हमें समय नहीं मिलेगा। और शास्त्री जी और आप भी तो चर्चा को नहीं चलने दे रहे, मैंने तारीफ की ना कि आप लोग बड़े धैर्य से इंतजार कर रहे हैं, सभी को ऐसे करना चाहिए। गुलिया जी बोले। देखिए जो किसी बात ये सॉफ्ट कॉर्नर की नहीं है, बात ये है कि डेमोक्रेटिक राइट है, कोई प्रदेश के कानून का राज है, प्रदेश के अंदर कानून का राज है, देश और प्रदेश संविधान से चलेगा और डेमोक्रेसी ने इनको राइट दिया है। लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा जननायक जनता पार्टी की तरफ से सभी सरपंच भाइयों से कि इनका पक्ष मजबूती से रखा जा रहा है और सरकार से संगठन के रूप में जननायक जनता पार्टी ने बिल्कुल अपील भी करी है और अपने स्तर पर प्रयास भी जारी है कि बैठ करके इस समस्या का हल निकाला जाए और सरपंच जो चेंजेस किए जाने चाहिए, जो देखिए बदलाव प्रकृति का नियम है और प्रकृति के लिए बदलाव किए भी जा सकते हैं। अगर कुछ चेंजेस की आवश्यकता है तो सरकार एडमेंट नहीं है, चेंजेस करके बदलाव करके और इसको बीच का रास्ता निकाल करके ठीक है बहुत जल्दी समस्या का। चलिए हम भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि हरियाणा न्यूज भी इस मुद्दे पर बहुत बार डिबेट कर चुका है। रजवन जी ये जो एक बिंदु है, इस पर मैं सभी से रिएक्शन लेना चाहूंगी। 2024 की चेतावनी देना सत्तासीन दलों को कि हम सबक सिखा देंगे, क्या ये ठीक है सरपंचों का ये कहना? मतलब ज्योति जी शांति प्रिय तरीके से अगर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी सुन नहीं रहा कोई भी, तो कम से कम उनको ये पता है कि आज लोकतंत्र में
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक हमें ताकत दी हुई है, वो वोट का अधिकार है, और उस अधिकार का कहीं ना कहीं तो प्रयोग करेंगे ना। जनता ने ताकत देकर उनको कहीं ना कहीं आज सत्ता में बैठाया है, और सत्ता में वो लोग जो बैठे हैं वो सुन नहीं रहे। और ये आज अभी एक बात चल रही थी कि आप भी जो बात कर रहे थे कि सरपंच को अगर कहीं गड़बड़ नजर आती है, कहीं क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो आप उसको काम को रुकवा सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप स्वीकार भी करेंगे, जब हजारों की तादाद में सरपंच इकट्ठे होकर अपनी बात कहना चाह रहे हैं, जब उनकी कोई नहीं सुन रहा, अकेले कोई सरपंच की बात कैसे सुनेगा? मात्र एक बयान से हजारों सरपंचों को चोर और भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया। अकेला एक सरपंच अगर कोई मुद्दा उठाएगा तो उसको कौन सुनेगा? और दूसरी बात एक चीज आती है, भ्रष्टाचार को अगर रोकना है तो अधिकारी जो बैठे हैं सुपरविजन वो करे ना। ये कोई जरूरी चीज नहीं है कि ई टेंडरिंग से ही भ्रष्टाचार रुकेगा। ई टेंडरिंग से ऐसी बहुत सी नगर पालिकाएं, नगर परिषद और नगर निगम है जहां 200 करोड़ रुपए के काम बगैर 1 रुपए लगे, बगैर 1 ईंट लगे और वहां पर पास हो जाते हैं। तो ये ई टेंडरिंग से ये मत सोचिए कि वहां पर भ्रष्टाचार रुकेगा। भ्रष्टाचार निश्चित तौर पर जो है वो बढ़ेगा। एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के राज में जो भ्रष्टाचार था वहां पर पहले बोल देते थे, खुल के बोलते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार, अधिकारी डराकर सरकार के नाम पर बोला अब तो बीजेपी की सरकार है, ये काम नहीं हो पाएगा, इतना पैसा लगेगा, पैसे बढ़कर मांगने लगे हैं। और ये लोग आज कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करने, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता इन लोगों से। क्यों? क्योंकि इन लोगों की जो नीयत है, हम सरकार से पूछेंगे, हम जांच के लिए भी कहेंगे। शास्त्री जी ने भी कहा दिन प्रतिदिन तो अपनी शिकायत अखबार, टीवी, मैंने शुरुआत की चर्चा की दिन प्रतिदिन जो आज और आखिरी कमेंट चल रहे हैं, क्या उससे आपको नहीं लग रहा उसके बाद भी कोई साक्षी की जरूरत है? समय नहीं है सर। ये बार बार आप लोग कहते हैं सबक सिखाएंगे, गांव में नहीं घुसने देंगे, तो ये क्या तरीका है? क्या ये ठीक है? और दूसरा, लगता है कि इस तरीके से कोई दबाव आप लोग सरकार पर बना पाएंगे? आखिरी जवाब आपका। ज्योति जी, सबसे बड़ी बात यह है, हमारा अधिकार है आंदोलन करना। क्या हमारे अधिकार को हमने छीनने का काम करेंगे? मेरे साथी अभी बार बार कह रहे थे कि दाल रोटी, मेरे साथी कह रहे थे बिचौलिया। किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं मेरे साथी? गांव की राजनीतिक करे, ये गांव की राजनीतिक, आप मुझे लगता है शायद आप पहले सरपंच कभी गांव के बने होंगे जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक सरपंच बहुत सम्मानित व्यक्ति होता है, 24 घंटा समाज की सेवा में रहता है, और रहा 24 का मामला, अगर इस तरीके से हमारे साथ में अत्याचार इलाके के लोगों के, प्रदेश की ग्रामीण अंचल के लोगों के साथ में इस तरीके से जो बदतमीजी की है, लाठी और डंडों के साथ में, पानियों की बौछार के साथ में उनके ऊपर मुकदमा लादने का जो मामला किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश के अंदर इस चीज का बहिष्कार हो रहा है कि प्रदेश के इलेक्टेड बॉडी के चुनाव, अरे इलेक्टेड बॉडी के पंचायत के चुनाव क्यों कराए? इस पंचायत राज सिस्टम को बंद कर दो। बाकी आप बंद करना चाह रहे हो, हरियाणा प्रदेश के लोग इसको बंद नहीं होने देंगे। ये एक भाईचारे का प्रतीक है, गांव के लोगों को जोड़ के रखने का काम करता है। आप विधानसभा का चुनाव करोगे, हम तो नहीं कहते कि हम विधानसभा के चुनाव का गांव में बहिष्कार करने का काम करेंगे, नहीं, ये सिस्टम है। यहाँ पंचायत सिस्टम है, कहीं विधानसभा का सिस्टम है, कहीं लोकसभा का सिस्टम, एक सिस्टम है, इलेक्ट्रिक बॉडियां हैं, इनका अपना सिस्टम है। आज क्या है, आज सरकार अपने ऊपर इतना वजन रखना चाह रही है। अरे सरपंचों को फ्री छोड़ रखा है, आधार कार्ड पे मोहर लगाओ और आराम से बैठे रहो, आधार कार्ड पे मोहर लगाओ, आराम से बैठे रहो, और वो काम भी छीनने का काम कर दिया। उस काम को भी अभी है। अच्छा, दूसरा, ज्योति जी एक मिनट, डिजिटल की बात करते हैं। डिजिटल की मैं दावे के साथ कहता हूँ, जहाँ बीपीएल की बात आती है, जहाँ बीपीएल की बात होती है, वहाँ जो लायक है उसका बीपीएल नहीं है, और जो उसके लायक नहीं है उसका बीपीएल बना हुआ है। 60% ये पोजीशन है। ठीक है सर, आगे समय इजाजत नहीं देगा आगे चर्चा के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने